हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए आज हम देखने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए जो है 8 फरवरी से पेपर होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट का जो है हम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है पूरे दोस्तों हम 120 प्रश्न को देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का जो है आंसर मिला दीजिए, ठीक है। चलिए अब जो है हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला नंबर प्रश्न से अब हम शुरू करेंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न में पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पर पूछ रहा है कि विकास की दिशा विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा पहले नंबर प्रश्न का वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चा अमूर्त तर्क और वैज्ञानिक सोच विकसित कर लेता है, ठीक है। तो किस अवस्था में जो है बच्चा अमूर्त तर्क यानी कि रीजनिंग एबिलिटी और वैज्ञानिक सोच विकसित कर लेता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है ये दोनों क्रियाएं इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है तीसरा नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह दूरी जो बच्चा खुद कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है क्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए लेव वात्स्की के अनुसार वह दूरी जो बच्चा खुद कर सकता है क्या है, तो सही जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेपीडी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पारंपरिक स्तर पर जो है दोस्तों इन दोनों का अभ्यास आता है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब पांचवा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। आनुवंशिकता हेरिडिटी और पर्यावरण एनवायरनमेंट के बीच संबंध के बारे में क्या सही है, ठीक है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों सही जो आंसर है यहाँ पर वो है दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है 6 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखना का विचार किसने दिया, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो है करके सीखना का विचार किसने दिया है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉन डीवी ने ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न है क्या पूछ रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के मूड स्वभाव और इरादों को आसानी से समझ लेते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है दोस्तों जो व्यक्ति दूसरों की मूड स्वभाव इरादे को आसानी से समझ लेते हैं उनके अंदर जो है कौन सी वृद्धि होती है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है अंतरा वैयक्तिक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 8वां नंबर जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP का क्या महत्व है, ठीक है। ये जो सभी क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम जो कल का एग्जाम है दोस्तों आपके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है, वो लोग भी देखिएगा, ठीक है। तो देखिए एक समावेशी कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP का क्या महत्व है, तो सही जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। इसे प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत के अनुसार सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार
शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए दोस्तों। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का दोस्तों वो है अनुभवात्मक अधिगम का पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर, मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को जो है मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है, तो वह दोस्तों लिखने में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है। जीन पियाजे के ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे ने जो है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 12 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि जेंडर एक अवधारणा है, जबकि सेक्स एक क्या है दोस्तों। यहाँ पर डैश डैश करके दोनों डैश डैश दोनों जगह पे हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जेंडर एक क्या है दोस्तों, तो सही जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर वो सामाजिक अवधारणा है। फिर देखिए जबकि सेक्स एक क्या है दोस्तों, तो जैविक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 13 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ठीक है। तो मूल्यांकन असेसमेंट का सबसे जो बड़ा लाभ है दोस्तों क्या है, तो वो है दोस्तों बच्चों के सीखने में आने वाली कमियों और सुधार के अवसरों को पहचानना है, ठीक है। ये जो है मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 14 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता का जश्न कैसे मनाना चाहिए, ठीक है। तो एक शिक्षक को अपनी कक्षा में जो है विविधता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों की पृष्ठभूमि और अनुभवों को शिक्षण में शामिल करके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 15 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। पाढ़ के तहत शिक्षक बच्चों को कब तक सहायता देता है, ठीक है। तो पाढ़ के तहत जो है दोस्तों शिक्षक बच्चों को कब तक सहायता देता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 15 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। जब तक खुद से कार्य न करने लगे तब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है। सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियाँ एरर्स क्या प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो गलतियां होती है त्रुटियां वो क्या बताती है दोस्तों। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और बच्चों की सोच का झरोखा है जो कि दोस्तों गलतियां होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 17 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड की अवधि के दौरान विकास कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए बाल्यावस्था की अवधि के दौरान जो है विकास किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो वो है दोस्तों बहुपरितीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है। समावेशी शिक्षा में लचीलापन किसके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में जो है लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए आवश्यक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर बी। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 19वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। सृजनात्मकता के लिए कौन सा चिंतन अनिवार्य है, ठीक है। तो सृजनात्मकता के लिए जो है कौन सा चिंतन अनिवार्य है दोस्तों। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर बी। अपसारी जिम्मेदार है और चिंतन के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 20वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का अर्थ है, ठीक है।
तो NCF 2005 के अनुसार सीखने का अर्थ क्या है दोस्तों? सही जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 21वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से किसके माध्यम से सीखता है? ठीक है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था में जो है बच्चा मुख्य रूप से किसके माध्यम से सीखता है? तो सही आंसर जो है दोस्तों 21वां नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों यानी कि सेंस और शारीरिक गतिविधियों द्वारा जो है सीखता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 22वां नंबर प्रश्न है समाजीकरण सोशलाइजेशन की सबसे पहली और महत्वपूर्ण एजेंसी कौन सी है? ठीक है, तो समाजीकरण की सबसे पहली और जो महत्वपूर्ण एजेंसी है दोस्तों कौन सी एजेंसी है? सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 22वां नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर सी, मीडिया, जो कि समाजीकरण का सबसे पहली और महत्वपूर्ण एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 23वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बुद्धि लब्धि IQ का विचार सबसे पहले किसने दिया? ठीक है, तो बुद्धि लब्धि IQ का विचार जो है सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 23वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, स्टर्न ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 24वां नंबर प्रश्न है अधिगम लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, जो कि अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 25वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, मतलब किस में दोस्तों नहीं है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 25वां नंबर प्रश्न का वो है अक्षम बच्चों को नज़रअंदाज करना जो है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 26वां नंबर प्रश्न है कि कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस पर बल देता है? ठीक है, तो कोहलर का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है किस पर बल देता है दोस्तों? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 26वां नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अचानक आई समझ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 27वां नंबर सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की कुल अवधि भारत में कितनी मानी जाती है? ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधि मानी जाती है दोस्तों भारत में कितनी मानी जाती है? सही आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी 36 मिनट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 28वां नंबर प्रश्न है प्रगतिशील कक्षा में छात्र होते हैं। प्रगतिशील कक्षा में छात्र कैसे होते हैं दोस्तों? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सक्रिय अन्वेषक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव एक्सप्लोरर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 29वां नंबर विकास की सिर से पैरों की दिशा क्या कहलाती है? ठीक है, विकास की सिर से पैरों की दिशा क्या कहलाती है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 29वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिर पदाभिमुख। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मनोवैज्ञानिक कारक है? तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो है एक अधिगम का एक मनोवैज्ञानिक कारक है? तो सही आंसर है दोस्तों वो है प्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों जो अब आगे प्रश्न को हम देखेंगे उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक जो है आपने वीडियो को इस लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न क्या है कि प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर जो है EVS पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 31वां नंबर प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करके सीखना और गतिविधि आधारित शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए प्रश्न है यहाँ पर 32वां नंबर। प्रश्न है कि भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो भाषा अर्जन जो है दोस्तों किसके द्वारा होता है। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 32वां नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्वाभाविक और सहज परिवेश से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 33वां नंबर प्रश्न है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो गणित की जो प्रकृति है दोस्तों कैसी होती है, तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 33वां नंबर प्रश्न का दोस्तों वो हो जाएगा तार्किक और क्रमबद्ध होता है, ठीक है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो तार्किक और क्रमबद्ध, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 34वां नंबर। प्रश्न है कि ईवीएस की कक्षा में भ्रमण ट्रिप क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ईवीएस की जो कक्षा में है दोस्तों भ्रमण किस लिए ज़रूरी है। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 34वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए जो है दोस्तों ईवीएस की कक्षा में भ्रमण जरूरी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 35वां नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस की एक उप थीम सब थीम है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस की जो है दोस्तों एक उप थीम है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 35वां नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जानवर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है दोस्तों 36वां नंबर। प्रश्न है कि गणित में त्रुटियाँ क्या बताती है, ठीक है। तो गणित में जो त्रुटियाँ दोस्तों वो क्या बतलाती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 36वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बच्चा कैसा सोचता है और उसके सीखने की प्रक्रिया क्या है, जो कि गणित में जो गलतियाँ होती है वो बतलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 37 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य है, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 37वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 38वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य का लाभ है, क्या लाभ है मतलब बताना है, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा सीखने में बाल साहित्य का लाभ है। तो सही आंसर जो है दोस्तों 38वां नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर बी। यह भाषा के विविध और रोचक रूप प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का बाल साहित्य का लाभ क्या है, तो यह क्या है भाषा विविध और रोचक रूप से प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 39वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। मानचित्र मैप पढ़ाने से बच्चे में किस कौशल विकास होता है, ठीक है। तो मानचित्र मैप पढ़ाने से बच्चों में जो है किस कौशल का विकास होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 39वां नंबर प्रश्न का वो है सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ का ज्ञान होता है, विकास होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न है 40वां नंबर। प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन का अर्थ है, ठीक है। तो सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, ठीक है। इसका सही अर्थ है दोस्तों वो है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो है नियमित रूप से फीडबैक देना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको अब अगला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है 41वां नंबर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न है कि चामस्की के अनुसार बच्चों में LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का क्या कार्य है, ठीक है। तो चामस्की के अनुसार जो है बच्चों में LAD का क्या कार्य है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 41वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा सीखने और नियमों का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न है 42वां नंबर। प्राथमिक स्तर पर गणित में अमूर्त सोच विकसित करने के लिए पहले क्या जरूरी है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है गणित में अमूर्त
सोच विकसित करने के लिए पहले क्या ज़रूरी है? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 42वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 43वां नंबर प्रश्न है, 43 नंबर क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या है दोस्तों? सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 43वां नंबर प्रश्न का, वो बच्चे के क्रमित विकास का रिकॉर्ड या संग्रह जो है पोर्टफोलियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 44वां नंबर प्रश्न है, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मिड डे मील योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, क्या उद्देश्य है? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 44वां नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों? तो नामांकन बढ़ाना और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 45वां नंबर प्रश्न है कि EVS में एकीकृत इंटीग्रेटेड उपागम का अर्थ है। ठीक है, तो EVS में एकीकृत उपागम का अर्थ क्या है दोस्तों? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 45वां नंबर प्रश्न का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, क्या है? तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को एक साथ पढ़ाना जो है EVS में एकीकृत उपागम का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 46वां नंबर प्रश्न है, 46 नंबर, गणित में जियो बोर्ड का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? ठीक है, तो गणित में जो है जियो बोर्ड का जो उपयोग है मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 46वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों को समझाने के लिए जो है जियो बोर्ड क्या है दोस्तों? जिसको हम औजार बक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही जियो बोर्ड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 47वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुभाषिकता कक्षा में क्या है? ठीक है, तो बहुभाषिकता कक्षा में क्या है दोस्तों? सही आंसर जो हो जाएगा 47वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक संसाधन है बहुभाषिकता कक्षा में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिसोर्स एक संसाधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 48वां नंबर, NCF 2005 के अनुसार EVS की पाठ्यपुस्तक में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो NCF 2005 के अनुसार जो है EVS की पाठ्यपुस्तक में क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, परिभाषाएं और रटने पर जोर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 49वां नंबर, डिस्कैल्कुलिया के लक्षण क्या है? ठीक है, एक प्रकार की बीमारी है दोस्तों। इसमें डिस्कैल्कुलिया की जो लक्षण है क्या है? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 49वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों, अंकगणित गणना में भ्रम और कठिनाई। ये जो दोस्तों डिस्कैल्कुलिया का लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 50वां नंबर, आकलन असेसमेंट का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो आकलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 50वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अधिगम के अंतराल को समझना और उसे भरना जो कि आकलन का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न है 51 नंबर, आगमन विधि का मुख्य गुण क्या है? ठीक है, तो आगमन विधि का जो मुख्य गुण है दोस्तों वो क्या है? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदाहरणों से नियम की ओर जाना जो कि आगमन विधि का मुख्य गुण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 52 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला जो है दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न का 52 नंबर प्रश्न का दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 53 नंबर। प्रश्न है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि जो है दोस्तों कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 होती है दोस्तों। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 8। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्या सही है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्या सही है, तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और सी, यानी कि यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष, और सी क्या है दोस्तों, इसकी छाल में दवाई, इसकी छाल से दवाई बनती है। ए और सी यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 55 नंबर, नीप NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 तक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नीप 2020 के अनुसार जो है शिक्षा का माध्यम कम से कम 5 कक्षा तक क्या होना चाहिए, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारे 55 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा वो है सी हो जाएगा। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जो है 1 से 5 तक कक्षा में स्कूल होना चाहिए कम से कम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 56 नंबर 56 नंबर प्रश्न है, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का अर्थ है। ठीक है, तो भाषा की कक्षा में जो है प्रिंट समृद्ध परिवेश का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कक्षा में बच्चों के काम और पठन सामग्री का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की खोज परख विधि के जनक है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर जो है गणित के शिक्षण की खोज परख विधि के जनक कौन है, तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 57 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न है 58 नंबर, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो पर्यावरण शब्द जो है दोस्तों यह किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में प्रतीकों सिंबल्स का उपयोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो है बच्चे किस अवस्था में प्रतीकों का सिंबलों का उपयोग करना शुरू करते हैं, तो सही आंसर जो है दोस्तों वो है पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 60वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, जेंडर रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जेंडर रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए जो है बच्चों को क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 60वां नंबर प्रश्न का वो है लड़कों और लड़कियों दोनों को घर के कामों और बाहरी के कामों में समान भागीदारी के उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो 60 प्रश्न है दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब जो हम अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।